नमस्कार, स्वागत है आपका डीडी न्यूज पर। मैं रेशमा आपके साथ। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। जम्मू के फ्लोरा में अमित शाह की चुनावी रैली। कहा, जब तक शांति नहीं होगी पाकिस्तान से नहीं होगी कोई बातचीत। 370 हटने के बाद पहली बार हो रहा है मतदान। लोगों से चुनाव को ऐतिहासिक बनाने का किया आह्वान। नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का विवादित बयान। संसद हमले के दोषी अफजल गुरु की फांसी पर उठाए सवाल। भाजपा का पलटवार। कहा, इंडिया अलायंस का हाथ आतंकवादियों के साथ। हिमाचल संजौली मस्जिद विवाद मामले में नगर निगम आयुक्त की कोर्ट ने अवैध निर्माण को लेकर लगाई फटकार। वक्फ बोर्ड ने अवैध निर्माण से खुद को किया अलग। मस्जिद कमेटी को ठहराया जिम्मेदार। मामले में अगली सुनवाई अब 5 अक्टूबर को। लगातार तीसरे हफ्ते विदेशी मुद्रा भंडार उच्चतम स्तर पर। मुद्रा कोष $683.99 बिलियन के रिकॉर्ड स्तर पर। 30 अगस्त को समाप्त हुए सप्ताह में $2.3 बिलियन की बढ़ोतरी की गई दर्ज। बिहार दौरे पर गए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा। पटना साहिब में टेका मत्था। सदस्यता अभियान के तहत प्रदान किए सर्टिफिकेट। दरभंगा और मुजफ्फरपुर मेडिकल कॉलेज में सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक का करेंगे उद्घाटन। पेरिस पैरालंपिक में भारत को मिला 27वां पदक। शॉटपुट में नागालैंड के होकाटो ने जीता कांसे। भारतीय खिलाड़ी आज पैरा साइकिलिंग, पैरा कैनोई और पैरा स्विमिंग और पैरा एथलेटिक्स में पेश करेंगे चुनौती। और देश दुनिया में धूमधाम से मनाई जा रही है गणेश चतुर्थी। 10 दिन का गणेशोत्सव हुआ शुरू। गणपति बप्पा मोरिया के जयकारों के साथ भक्तगण अपने अपने घरों में कर रहे हैं गणेश की स्थापना। और आइए अब समाचारों पर डालते हैं विस्तार से नजर। केंद्रीय गृह मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह के जम्मू कश्मीर दौरे का आज दूसरा दिन है। उन्होंने फ्लोरा में रैली को संबोधित किया। उन्होंने 2 टूक शब्दों में कहा कि पाकिस्तान से तब तक बातचीत नहीं होगी जब तक शांति बहाली के लिए पाकिस्तान प्रयास नहीं करता। मोदी जी की सरकार आई, आतंकवाद को पैसा देने वालों पर तबाही आई, जेल में डाल दिए। वो कहते हैं फिर से एलओसी का ट्रेड हम शुरू करेंगे। उनका मुनाफा सीधा आतंक के काम में होगा। वो कहते हैं हम पाकिस्तान से बात करेंगे। आज मैं कहकर जाता हूं, जब तक शांति नहीं होती पाकिस्तान से कोई बात नहीं होगी। वहीं उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 370 हटने के बाद पहली बार चुनाव हो रहे हैं। सभी नागरिकों को अधिकार मिले हैं। आरक्षण का लाभ मिला है। पंचायत मजबूत हुई है। उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस पर आतंकवाद को बढ़ावा देने के आरोप लगाए। कश्मीर ने बहुत आतंक झेला है। कश्मीर में ऐसी सरकारें थी जो आतंकवाद के सामने आंख मूंद कर बैठी। ऐसे लोग भी हैं जो शांति होती थी तो यहां आकर मुख्यमंत्री बन जाते थे, और आतंकवाद होता था तो दिल्ली में जाकर कॉफी बार में कॉफी पीते थे। इन्होंने आतंकवाद को बढ़ाया। मैं आज कहना चाहता हूं, मोदी जी के 10 साल में आतंकवाद में 70% कमी लाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की।
इससे पहले अमित शाह ने कल जम्मू में भाजपा का संकल्प पत्र जारी किया था। जम्मू कश्मीर में 3 चरणों में विधानसभा चुनाव होंगे। पहले चरण का चुनाव 18 सितंबर को, दूसरे और तीसरे चरण का चुनाव 25 सितंबर और 1 अक्टूबर को होगा। वहीं मतगणना 8 अक्टूबर को होगी। जम्मू कश्मीर में 10 साल के अंतराल के बाद विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। गुर्जर, बकरवाल और पहाड़ियों को सालों से जो आरक्षण नहीं मिलता था, उसको आरक्षण देने की शुरुआत नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुई है। हमने एनसी का एजेंडा देखा है। उन्होंने कहा है कि हम इस पर पुनः विचार करेंगे। मैं श्री उमर अब्दुल्ला को बताना चाहता हूं, उमर साहब, चुनाव का नतीजा जो आए वो आए, हम गुर्जर, बकरवाल और पहाड़ी के आरक्षण को आपको छूने नहीं देंगे। ये बात आप याद रखें। ये भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है। वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष और जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला ने संसद हमले के दोषी अफजल गुरु की फांसी को लेकर विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा कि मौत की सजा में विश्वास नहीं रखते हैं क्योंकि इससे अदालती व्यवस्था पर सवाल उठते हैं। ये बयान उन्होंने न्यूज एजेंसी ANI के पॉडकास्ट के दौरान अफजल पर ऐसा बयान दिया जिसके बाद सियासी हलचल बढ़ गई है। भाजपा पूरे मामले को लेकर हमलावर हो चुकी है। भाजपा ने कहा कि ये राजनीतिक लाभ और परिवारवाद में डूबी पार्टियां हैं, इनके पास कोई विजन नहीं है। इंडिया अलायंस का हाथ हमेशा आतंकवादियों के साथ। जो उमर अब्दुल्ला जी कह रहे हैं कि अफजल गुरु को लटकाकर कुछ हासिल नहीं हुआ, तो क्या उमर अब्दुल्ला जी सुप्रीम कोर्ट के विवेक पर सवाल खड़ा कर रहे हैं? क्या उमर अब्दुल्ला जी उस समय की यूपीए की सरकार के निर्णय के ऊपर सवाल खड़े कर रहे हैं? आज वो यूपीए के या कांग्रेस पार्टी के साथ ही एक तरह से चुनाव लड़ रहे हैं। तो उमर अब्दुल्ला जी को बताना चाहिए कि बार बार इंडिया अलायंस और खास करके उनकी पार्टी और कांग्रेस पार्टी भी ये इस्लामिक जिहाद और आतंकियों की पैरवी करने क्यों शुरू कर देते हैं। कभी याकूब मेमन, कभी अफजल गुरु, कभी 26/11 का दोष पाकिस्तान से हटाकर हिंदुओं पर डालना, कभी समझौता ब्लास्ट। तो ऐसा लगता है कि आतंकवाद के संरक्षण के लिए हमेशा कांग्रेस पार्टी और उसके घटक दल इंडिया अलायंस के नेता सामने निकल कर आते हैं। कल जो स्टेटमेंट है, मुझे लगता है कि पॉलिटिकली कुछ गेन करने के लिए उन्होंने अफजल गुरु का मसला उठाया। अगर हम देखें तो उस वक्त जम्मू कश्मीर के वजीर आला उमर साहब भी थे और आज कह रहा है कि मुझे कोई पता नहीं है। सारे लोग जानते हैं कि उमर साहब वज़ीर आला होते हुए उस वक्त उनका रोल क्या था। और जहाँ तक अफजल गुरु का ताल्लुक है, अफजल गुरु एक आतंकवादी था। उन्होंने देश की संसद पे हमला करवा दिया और वो मैन आदमी था। उसकी फांसी को अब पॉलिटिकली इस तरह आज कहना कि मुझे कोई पता नहीं है, ये एक पॉलिटिकल स्टंट है उमर साहब का। कुछ वोटों के लिए वो अब अफजल गुरु को भी क्लीन चिट देना चाहते हैं, जबकि उमर साहब के ही वक्त में उनको फांसी दी गई है। और जम्मू कश्मीर चुनाव में मुफ्ती मोहम्मद सईद परिवार की तीसरी पीढ़ी चुनावी मैदान में उतर गई है। मुफ्ती परिवार की तीसरी पीढ़ी के रूप में इल्तिजा मुफ्ती बीच बहरा से चुनाव लड़ रही हैं। इल्तिजा मुफ्ती से खास बातचीत की हमारे संवाददाता ऋषि कुमार ने। जम्मू कश्मीर चुनाव में एक बात जो बेहद अहम है कि इन चुनावों को अभूतपूर्व तरीके से देखा जा रहा है और उन्हीं में से एक अभूतपूर्व काम है कि मुफ्ती परिवार का तीसरी पीढ़ी इन चुनावों में है। इल्तिजा मुफ्ती हमारे साथ है। आप मानती है कि ये राइट टाइम है आपका पॉलिटिक्स में आने का? कोई भी जिंदगी में राइट और रॉन्ग टाइम नहीं होता। जिस वक्त आप करें वही टाइम होता है। हर एक वक्त की अपने एडवांटेजेस होते हैं, डिसएडवांटेजेस होते हैं। तो कोई भी दिस इज द टाइम, अब मैंने जंप कर लिया तो कर लिया। राइट है रॉन्ग है मुझे नहीं पता। सब कह रहे हैं कि इन्होंने जम्मू कश्मीर को नुकसान पहुंचाया है। ये तो देखिए पॉलिटिक्स में नोकझोंक होती रहती है। बोलने को तो वो कुछ भी बोल दे। पीडीपी स्ट्रांग है तभी शायद सब हमें अटैक करते हैं, क्योंकि आप उस बंदे को अटैक नहीं करेंगे जिससे आपको थ्रेट नहीं लगेगा। सो वी आर अ थ्रेट। इन चुनावों में जिस तरीके से जमात का समर्थन लोगों के बीच में जा रहा है, निर्दलीय उम्मीदवार आ रहे हैं, उस पर जो है क्या कहेंगे आप? किस तरीके की राजनीति हो रही है अब जम्मू कश्मीर में? इट्स अ वेलकम स्टेप। जब 1987 में एनसी ने मास रिगिंग करके वो इलेक्शन जीता और जमात को क्रिमिनलाइज किया, उसकी जो पनिशमेंट है वो आज तक हर एक कश्मीरी नागरिक यहाँ भुगत रहा है।
पीडीपी बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बना चुकी है, इस बार क्या परिस्थितियां हैं? क्या बीजेपी के साथ फिर जा सकते हैं या फिर एनसीपी का भी विकल्प होगा कांग्रेस के साथ? बिल्कुल नहीं, कोई सवाल ही नहीं है कि हम बीजेपी के साथ जाएंगे, लेकिन मैंने पहले भी कहा है पीडीपी विल इमर्ज एज द किंग मेकर। हम डिसाइड करेंगे अगली सरकार कब बनेगी। इल्तिजा मुफ्ती कह रही हैं कि हम डिसाइड करेंगे कि अगली सरकार कैसे बने और किसकी बने। निश्चित तौर से इन चुनावों में जो परिस्थितियां हैं उसमें पीडीपी के लिए एक कठिन समय जरूर है, लेकिन मुफ्ती परिवार की तीसरी पीढ़ी जिस तरीके से चुनावी मैदान में है वो जम्मू कश्मीर के इतिहास में एक अभूतपूर्व पर्व है। कैमरामैन अनिकेत के साथ ऋषि कुमार, डीडी न्यूज़, बिजबेहरा। और सूफी यूसुफ ने श्री गुफवारा बिजबेहरा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार के रूप में मैदान में हैं। राजनीति में आने से पहले सूफी यूसुफ एक पुलिसकर्मी थे, जिनका कहना है कि वे 2 आतंकवादी हमलों में बच चुके हैं। जब 2015 में पीडीपी भाजपा सरकार सत्ता में आई तो यूसुफ जम्मू कश्मीर विधानसभा के ऊपरी सदन के चुने गए और कश्मीर से भाजपा के पहले विधायक बने। सूफी यूसुफ से बात की हमारे संवाददाता ऋषि कुमार ने। दक्षिण कश्मीर की महत्वपूर्ण सीटों में से एक बिजबेहरा सीट पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार सूफी यूसुफ हमारे साथ हैं। बेहद महत्वपूर्ण सीट है और भारतीय जनता पार्टी ने रणनीतिक तौर पर जिन उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतारा है उनमें से सूफी साहब भी हैं। इस बार के चुनाव में और पहले जो चुनाव आपने यहाँ पर लड़े हैं, क्या कुछ अंतर देख रहे हैं? कैसे जनता के बीच में जा रहे हैं? जो लोगों का प्यार, जो लोगों का विश्वास भारतीय जनता पार्टी की ओर हुआ है, तो उसका प्यार मुझे मिल रहा है। मैंने सबकी नौकराजी की है और उसी नौकराजी का सिला आज मुझे मिल रहा है। जो लोग मुझे प्यार दे रहे हैं, मैं लोगों का आभारी हूँ। आप यहाँ से एमएलसी भी रहे हैं और कहा जाता है कि जो बीजेपी का खाता विधायक के तौर पर, एमएलसी के तौर पर ही सही, आप ही ने खोला है। तो इस बार के चुनाव में आपको लगता है कि वो अगला जो खाता खुलना है वो यहाँ से हो सकता है आपके लिए? 100% पहली सीट बिजबेहरा से नरेंद्र मोदी जी की झोली में जाएगी इस इलेक्शन में। यहाँ जो मुकाबला है एनसी कांग्रेस का गठबंधन है और मुफ्ती साहब की एक लेगेसी को बढ़ाने की कोशिश इल्तिजा की तरफ से हो रही है। तो ऐसे में ये जो त्रिकोणीय मुकाबला है, इसमें जो वोटों का समीकरण है उसको बीजेपी के फेवर में आप कैसे मानते हैं? देखिए, बीजेपी के फेवर में इसलिए मानते हैं कि हमने डेवलपमेंट की है, हम लोगों के बीच में हैं, हम कोविड में खड़े रहे लोगों के बीच में, हमें लोगों ने विश्वास दिया और हमने लोगों को विश्वास दिया कि हम आपके नौकर हैं। हमने यहाँ पे अमन दे दिया। आज देखिए, आज लोग ये जान चुके हैं, हमारे नौजवान जो यहाँ पे हैं आज ये जान चुके हैं कि आज कहाँ गए वो कैलेंडर्स, जो कैलेंडर निकलते थे 20 दिन हड़ताल होती थी, कहाँ गए वो संगबाज जो पत्थर मारते थे, कहाँ गई वो क्रॉस फायरिंग? खत्म हो गया सारा। G20 की बैठक श्रीनगर डल लेक में होना, तो इससे बढ़कर लोग आज बाशूर है, लोगों को पता है कि कौन क्या करता है, कौन सच्चाई के साथ चलता है और कौन डेवलपमेंट करता है। तो मुकाबला किससे है आपका? मुझे किसी के साथ मुकाबला नहीं है, मैं बस लोगों के बीच में हूँ और लोग मुझे प्यार दे रहे हैं और इंशाअल्लाह रहमान भारतीय जनता पार्टी नंबर 1 पे होगी। पूरे कश्मीर में जो भारतीय जनता पार्टी की पुरजोर कोशिश है कि वो जीत दर्ज करे, उसमें यहाँ जो कोशिश हो रही है वो देखने वाली है। कैमरामैन अनिकेत के साथ ऋषि कुमार, डीडी न्यूज़, बिजबेहरा। आइए अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। हिमाचल प्रदेश की शिमला में संजौली मस्जिद के अवैध निर्माण विवाद मामले में नगर निगम आयुक्त की कोर्ट ने वक्फ बोर्ड को फटकार लगाई है। कोर्ट ने वक्फ बोर्ड को अपनी भूमिका स्पष्ट करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही इस मामले में मस्जिद कमेटी से भी जवाब मांगा गया है। सुनवाई के दौरान वक्फ बोर्ड ने अवैध निर्माण से खुद को अलग कर लिया और इसके लिए पूरी तरह से मस्जिद कमेटी को जिम्मेदार ठहराया है। वक्फ बोर्ड के प्रतिनिधि ने कहा कि इस अवैध निर्माण में उनकी कोई भूमिका नहीं है और इसके लिए मस्जिद कमेटी ही जिम्मेदार है। आयुक्त की कोर्ट ने मामले में अगली सुनवाई पर दोनों पक्षों से जवाब मांगा है। जमीन को लेकर वक्फ ने दावा किया, लेकिन अभी तक कोई कागजात उसने पेश नहीं किए हैं। मामले में अगली सुनवाई अब 5 अक्टूबर को होगी। संजौली में अवैध रूप से निर्माण को लेकर पिछले कई दिनों से हिंदू संगठनों द्वारा भी विरोध किया जा रहा है। हमने लोकल रेजिडेंट्स की तरफ से आज कोर्ट में एक एप्लीकेशन मूव की है अंडर ऑर्डर 1 रूल 10 CPC फॉर इम्प्लीमेंट ऑफ पार्टीज। हमने कमिश्नर साहब से आज ये रिक्वेस्ट की है कि हमारे को इसमें पार्टी बनाया जाए ताकि इस केस को और ज़्यादा लिंगर ऑन ना किया जाए
और जो भी इसकी जो फैक्चुअल पोजीशन है और जो इलीगल कंस्ट्रक्शन है उसके बारे में हम कोर्ट को बताएंगे। 14 साल के बाद आज वक्फ बोर्ड वालों ने अपना रिप्लाई फाइल किया है और हमने अपनी एप्लीकेशन दी है। जो हमारी एप्लीकेशन है उसके ऊपर जो है जवाब ये लोग देंगे और उसके बाद जो है 5 अक्टूबर के लिए जो है केस फॉर जो अगले कंसिडरेशन के लिए रखा गया है। वक्फ बोर्ड के वकील बीएस ठाकुर ने आज की सुनवाई के बाद कहा कि 1947 से ये संपत्ति वक्फ बोर्ड के पास है। भवन निर्माण की नई रिपोर्ट दाखिल किए जाने पर ये वक्फ की ओर से जवाब दाखिल करेंगे। आज कोर्ट ने ओनरशिप के बारे में पूछा तो हमने रिप्लाई और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस से कोर्ट को बताया कि 1947 में जब वक्फ सर्वे हुआ था, वक्फ प्रॉपर्टीज़ का थ्रू आउट इंडिया सर्वे हुआ था, तब से प्रॉपर्टी 1947 से लेकर के मस्जिद वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है। तो उसके बाद रेवेन्यू एजेंसीज के लिए वैसे वक्फ बोर्ड ने कई बार एंट्रीज करेक्ट करने के लिए लिखा, लेकिन करेक्शन नहीं हुई। बाकी जेई कंसर्न्स एक लेटेस्ट स्टेटस रिपोर्ट देंगे प्रॉपर्टीज़ की, कंस्ट्रक्शन की और बाकी सब चीज़ों की, उसका हम डिटेल रिप्लाई फाइल करेंगे नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग में। और आइए अब ये समझें कि आखिर ये विवाद है क्या। अवैध मस्जिद निर्माण मामला और हिमाचल के संजौली में मस्जिद के अवैध निर्माण का ये मामला सामने आया है। और आपको बता दें कि संजौली में अवैध रूप से बनी मस्जिद पर विरोध प्रदर्शन भी किया गया। विरोध हो रहा है। अवैध रूप से बनी मस्जिद का विवाद सदन तक पहुंच गया है। 2010 में ये विवाद शुरू हुआ था और आपको बता दें कि पहली बार साल 2010 में नगर निगम के पास दर्ज की गई शिकायत और मस्जिद के अवैध निर्माण का ये आरोप है। और निगम प्रशासन के अनुसार एक मंजिला मस्जिद की अनुमति थी, लेकिन साल 2024 तक यहां 5 मंजिलें बनकर तैयार हो गईं। 2010 से ही नगर निगम आयुक्त कोर्ट में मामले का ये केस चल रहा है और सुनवाई के दौरान भी अवैध निर्माण जारी रहा। नगर निगम आयुक्त ने 30 से 35 बार निर्माण कार्य रोकने के आदेश भी जारी किए थे। मामले में अब तक 44 पेशियां हो चुकी हैं और विवादित संजौली मस्जिद पर आज जो सुनवाई होनी थी वो सुनवाई टल चुकी है। अगली सुनवाई 5 अक्टूबर को बताई जा रही है। और आपको बता दें कि स्थानीय निवासियों का जो आरोप है, बिना मंजूरी के 5 मंजिला मस्जिद बनाई गई। संजौली के पौश इलाके में बिना अनुमति और नक्शा पास किए बगैर 5 मंजिला मस्जिद बनकर तैयार। यहाँ बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग नमाज पढ़ने के लिए आते हैं। 4 दिन पहले प्रदर्शन कर रहे लोगों का ये आरोप है और मुस्लिम समुदाय के लोग कुछ घरों में ताक झांक भी कर रहे थे और बाहरी लोगों ने बनाई बहुमंजिला मस्जिद। जो मस्जिद पहले बनी थी वो कच्ची और 1 मंजिला थी और नमाज के वक्त यहाँ लोगों की काफ़ी भीड़ देखी जाती है। इससे लोगों का इस इलाके में चलना भी मुश्किल हो गया है। मस्जिद की ज़मीन का मालिकाना हक रेवेन्यू रिकॉर्ड में सरकार के पास मौजूद है। वक्फ बोर्ड ने बिना सबूत ज़मीन के मालिक होने का दावा किया है। जमाबंदी में खसरा नंबर 36 पर गैर मुमकिन मस्जिद दिखाई दे रही है, यानी मस्जिद सरकारी ज़मीन पर अतिक्रमण करके बनाई गई है। आइए अब आगे बढ़ते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के शुक्रवार के आंकड़ों के अनुसार भारत का विदेशी मुद्रा भंडार लगातार तीसरे सप्ताह में बढ़कर 30 अगस्त तक 683.99 बिलियन डॉलर के रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंच गया। 30 अगस्त को समाप्त समीक्षाधीन सप्ताह में भंडार में 2.3 बिलियन डॉलर की बढ़ोतरी हुई, जबकि पिछले 2 हफ्तों में कुल 11.6 बिलियन डॉलर की बढ़ोतरी हुई थी। स्वर्ण भंडार 862 मिलियन डॉलर से बढ़कर 61.86 बिलियन डॉलर पर पहुंच गया है। आरबीआई विदेशी मुद्रा बाजारों पर बारीकी से नजर रखता है और बाजार की स्थितियों को व्यवस्थित बनाए रखने के लिए ही हस्तक्षेप करता है।
और उत्तर प्रदेश के बहराइच में भेड़ियों के आतंक से स्थानीय लोगों में भय का माहौल है। राज्य का वन विभाग भेड़ियों के आतंक से निपटने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है। आइए ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखाते हैं कि आखिर अब तक इसे लेकर क्या कार्रवाई की गई है। आपको बता दें कि बहराइच के महसी क्षेत्र में भेड़िए का आतंक देखा गया और उत्तर प्रदेश के बहराइच में है और लगभग 30 गांव भेड़ियों के आतंक से प्रभावित बताए जा रहे हैं। 80 लोगों की टीम भेड़िया सर्च ऑपरेशन में इस वक्त काम भी कर रही है। पूरे क्षेत्र को 3 सेक्टर में बांटा गया है। उत्तर प्रदेश के बहराइच की ये खबर हम आपको बता रहे हैं और गांव को जागरूक करने के लिए एक अलग टीम भी काम कर रही है, यानी गांव में जागरूकता फैलाने के लिए और सेक्टर में काम कर रही टीम और गांव वालों के माध्यम से भेड़ियों की लोकेशन भी ट्रेस की जा रही है। भेड़िया चालाक जानवर है जो पलक झपकते ही छोटे बच्चों को शिकार बना लेता है। जिला प्रशासन के अनुसार 8 बच्चों का शिकार भेड़िया अब तक कर चुका है। 40 से अधिक लोगों को भेड़िए ने घायल किया है, इनमें बुजुर्ग लोग भी शामिल हैं और ड्रोन की मदद से भेड़िए की लोकेशन भी ट्रेस की जा रही है। ड्रोन की मदद से भेड़िए की लोकेशन ट्रेस हो रही है और वन विभाग के बड़े अधिकारी तीनों सेक्टरों में कैंप कर रहे हैं। भेड़िए का जो आतंक है इसे दूर करने के लिए वन्य पशुओं की जानकार डॉक्टर रेणु सिंह, मुख्य वन संरक्षक, इस अभियान को लीड कर रही हैं और वन्य पशुओं की जानकार डॉक्टर रेणु सिंह इस पूरे अभियान को देख रही हैं बहुत अच्छी तरह से। और वन्य पशुओं की जानकार आपको बता दें कि बहुत अच्छे से देख रही हैं ताकि बहराइच में जो भेड़िए का आतंक है उसे ख़त्म किया जा सके और बहराइच के महसी क्षेत्र में ये आतंक बताया जा रहा है भेड़िए का। बहराइच के महसी में भेड़ियों का आतंक है। कई गांव के लोग इससे प्रभावित हैं। कई बच्चों को भेड़ियों ने मार डाला है। जाहिर है कि चिंता बड़ी है, सरकार की भी है, प्रशासन की भी है। इस पूरे ऑपरेशन को जो लीड कर रही हैं मुख्य वन संरक्षक हैं रेणु सिंह जी, जिनको बड़ा अनुभव है वन्य जीव जंतुओं का, तो वो इस ऑपरेशन को लीड करें। उनसे जानते हैं। देखिए, जब बरसात होती है, बरसात के मौसम में उनका जो मांद है उस मांद में पानी भर गया, जिसकी वजह से वो फोर्स्ड हो गए बाहर निकलने के लिए और कुछ ऐसी सिचुएशन आई कि उन्होंने ह्यूमन मांस उन्होंने खाया जिससे वो एडिक्टेड हो गए। एक ऐसा इंसिडेंट इसमें देखा गया जिसमें एक मदर अपने एक छोटे से बेबी को फीड करा रही थी और उसके बगल में एक उसका बेटा 5-6 साल का लेटा हुआ था। तो जब उसने अपना हाथ इस तरफ किया तो देखा कि वो बच्चा गायब था वहां से। आप सोचिए कितने स्विफ्टली, कितनी धीरे से ये बच्चे को उठाते हैं कि मदर तक को मालूम नहीं चला। वो ले जाकर के उसकी जो बॉडी है वो खेत में कुछ दूरी पे मिली। जब इन लोगों ने शोर मचाया देखा तो कुछ दूरी पे मिली। तो इस तरीके का इस एनिमल का बिहेवियर है वुल्फ का। वुल्फ्स बहुत ही इंटेलिजेंट, बहुत शार्प, बहुत ही ब्रिलियंट टाइप के एनिमल्स होते हैं और बहुत बड़े शिकारी होते हैं ये। पहले हम लोगों ने पूरी कोशिश करके 4 भेड़ियों को हम पकड़ चुके हैं। अभी 2 भेड़ियों और बाकी हैं। हम लोग इनको ट्रैक कर रहे हैं थर्मल ड्रोन से। 4 थर्मल ड्रोन्स लगाए गए हैं। उनको तत्काल पकड़ने की पूरी कोशिश की जा रही है। कुछ न कुछ प्रॉब्लम इन भेड़ियों में आ जाता है, उनके बिहेवियर में आ जाता है, इकोलॉजी में आ जाता है, जिसकी वजह से इस तरीके से ये बिहेव करने पे मजबूर हो जाते हैं। क्या संदेश देंगी लोगों को? सब लोगों से ये निवेदन करती हूँ कि कृपया आप सब लोग अपने बच्चों को लेकर के अंदर सोएं, दरवाजे बंद रखें, टोलियां बना करके चलें, रात में जागते रहो के नारे लगाएं और हमारा स्टाफ, पुलिस विभाग और प्रशासन, ये सब लोग साथ में जुट करके सबको पब्लिक अवेयरनेस करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। बच्चों को सुरक्षित रखें, उनको अंदर कमरों के अंदर बंद रखें। गांव के लोगों की जो समस्याएं हैं, इस सब का समाधान इसी उम्मीद के साथ जुड़ा है कि रेणु सिंह जी अपने ऑपरेशन में सफल हों। कैमरामैन रामजी वाजपेयी के साथ रामेंद्र सिंह, डीडी न्यूज, लखनऊ। केंद्रीय मंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बिहार के दौरे पर हैं। जेपी नड्डा ने आज तख्त श्री हरमंदिर जी पटना साहिब गुरुद्वारे में माथा टेका और अरदास की। इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, डिप्टी सीएम विजय सिन्हा, सम्राट चौधरी और विधानसभा स्पीकर नंद किशोर यादव भी मौजूद रहे। केंद्रीय मंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पटना में भाजपा सदस्यता अभियान में भाग लिया और सदस्यता सर्टिफिकेट आवंटित किए। इस अवसर पर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने अन्य दलों पर जाति और धर्म के नाम पर वोट की राजनीति करने का आरोप लगाया।
किसी पार्टी में नहीं है, ये किसी पार्टी में संभव भी नहीं है। बाकी सारी पार्टियां या तो जाति की पार्टी है, या तो किसी इलाके की पार्टी है, या परिवार की पार्टी है, या कोई विशेष समुदाय की पार्टी है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अकेली पार्टी है जो सबकी पार्टी है और सारे समाज की पार्टी है, तो अकेली भारतीय जनता पार्टी। बाकी पार्टियों में एक खास परिवार के होगे तभी तुम अध्यक्ष बन सकते हो, एक खास खानदान के होगे तभी तुम अध्यक्ष बन सकते हो। और पैरालंपिक में आज के दिन पैरा साइकिलिंग, पैरा कनोई, पैरा स्विमिंग और पैरा एथलेटिक्स में भी भारतीय खिलाड़ी अपनी चुनौती पेश करेंगे। पैरा साइकिलिंग के महिला वर्ग में ज्योति गडेरिया, जबकि पुरुष वर्ग में अरशद शाइक अपना नाम दिखाएंगे। और साथ में पैरा कनोई के सेमीफाइनल में प्राची यादव भी जीतकर फाइनल तक पहुंचने की कोशिश करेंगी। वहीं पैरा कनोई के सेमीफाइनल में यश कुमार के मुकाबले खेल प्रेमियों की नज़र आज रहेगी। और पैरा स्विमिंग में सुयश जाधव से उम्मीदें हैं। उधर पैरा एथलेटिक्स के 200 मीटर T12 के फाइनल में सिमरन से पदक की उम्मीद बनी हुई है, तो पुरुष जावलिन में नवदीप पर भी निगाहें रहेंगी। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन DD न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। अनुमति दी, नमस्कार।